हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था डिसऑर्डर ऑफ हार्ट या हार्ट से रिलेटेड बीमारियां। आज हम लोग डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बीमारियों के बारे में जानेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बीमारियों के बारे में मैं कुछ बता दूं कि इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे आपका इंडाइजेशन किसे कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन किसे कहते हैं, डायरिया क्या होता है, जॉइंडिस क्या होता है, क्वेसरकोर क्या होता है, मेरास्मस क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। और आज के बाद इन सब टॉपिक में आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि मैं इसको बहुत डिटेल और बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। इसमें प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पैम भी बोला जाता है। इट इज़ कॉमनली सीन इन ग्रोइंग इन्फेंट एंड चिल्ड्रन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। यानी कि अगर देखा जाए, नॉर्मली देखा जाए, तो ये प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन जिसको कुपोषण है, कुपोषण का लगभग हर देश शिकार है। जैसे कि आप जानते होंगे, हर जगह बहुत लोग ऐसे हैं जिनको खाने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो उनके अंदर ये जो उनके जो बच्चे होते हैं उनमें ये कंडीशंस देखे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको बचपन से ही उनको कोई ठीक से ना कोई न्यूट्रिशन ना कोई डाइट अच्छी दी जाती है, जिसकी वजह से उनके अंदर क्वेसरकोर और मेरास्मस होता है। अब क्वेसरकोर और मेरास्मस कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं क्वेसरकोर के और मेरास्मस के, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इसको आगे देखते हैं। इट डेवलप ड्यू टू द क्रॉनिक डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और बोथ। मतलब प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन ये कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या दोनों की कमी से होता है, ठीक है। देयर आर टू फॉर्म ऑफ प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन डिजीज़। मतलब ये पेम के दो टाइप के होते हैं। मतलब पहला है मेरास्मस, दूसरा है क्वेसरकोर, ठीक है। तो जिसमें से सबसे पहले क्वेसरकोर के बारे में देखते हैं, ठीक है। कॉज्ड क्वेसरकोर इज कॉज्ड बाई प्रोलॉन्ग डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन विथ एडिक्वेट एनर्जी कार्बोहाइड्रेट इनटेक। समझ रहे हैं ना इसका? ये बेसिकली ये कह रहा है, इसके कहने का मतलब ये है कि क्वेसरकोर में प्रोटीन डिफिशियंसी सिर्फ होती है, यानी कि उसको जितना ज़रूरी है उतने अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, उसको एनर्जी मिल रही है, सिर्फ इसमें डिफिशियंसी किसकी है? प्रोटीन की, ठीक है। इट इज़ यूजली सीन इन वेनिंग इन्फेंट। ये ऐसे बच्चों में देखा जाता है जैसे अभी कोई नवजात शिशु है, जैसे बच्चा पैदा हुआ है, उसके बाद में इनमें देखा जाता है जो अभी मदर्स मिल्क पे ही फीड करते हैं, ठीक है। ये उन्हीं में देखा जाता है सबसे ज़्यादा। द इन्फेंट यूजली डू नॉट सफ़र फ्रॉम क्वेसरकोर एज दे रिसीव सफिशियंट प्रोटीन फ्रॉम मदर्स मिल्क। यानी कि अगर उनकी मदर्स मिल्क में सफिशियंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो तो शायद उनको क्वेसरकोर बीमारी ना हो, ठीक है। बट व्हेन द वेनिंग चाइल्ड रिसीव डाइट कंटेनिंग एडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट बट वेरी लेस प्रोटीन, यानी कि ऐसे बच्चे जिनको अच्छे से कार्बोहाइड्रेट तो मिल रहा है, उनको कार्बोहाइड्रेट खाने को मिल रहा है, उनको डाइट में कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जिससे उनको एनर्जी तो मिल जा रही है, बट उनके डाइट में प्रोटीन नहीं है। तो चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो ही हो, चाहे शी हो, शी सफ़र फ्रॉम क्वेसरकोर। तो इसकी वजह से क्या होगा? उसको क्वेसरकोर बीमारी हो जाएगी, ठीक है। वो क्वेसरकोर के शिकार हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखते हैं कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। अब देखते हैं सिम्टम्स इसके। मेजर सिम्टम क्वेसरकोर आर प्रोट्रूडिंग बेली, रिटार्डेड ग्रोथ, एनीमिया, ओडेमा, लॉस ऑफ एपेटाइट, डर्मेटाइटिस। अब इसमें प्रोट्रूडिंग बेली यानी कि उसका पेट निकला होता है, मतलब ऐसे हाथ पैर पतले पतले बट पेट उसका उभरा हुआ रहेगा, ठीक है। रिटार्डेड ग्रोथ, उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं हुआ रहता है। एनीमिया, उसको खून की कमी रहेगी। ओडेमा, शरीर में स्वेलिंग रहेगी, मतलब मान लीजिए पूरी बॉडी एकदम पतली पतली है, कहीं पैर में ही खूब मोटी सी स्वेलिंग हो जाएगी। लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख नहीं लगेगी और शरीर पर चकत्ते चकत्ते बने रहते हैं। ये सिम्टम्स हैं क्वेसरकोर के, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसकी कुपोषण की दूसरी बीमारी के बारे में, जो है मेरास्मस, ठीक है। इसके कॉज देखते हैं। इट इज़ कॉज बाई प्रोलॉन्ग डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट बोथ। अब यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेसरकोर में डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन ओनली, यानी कि इसको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा था बट प्रोटीन ही डिफिशियंसी, इसके प्रोटीन ही कमी थी, इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी थी। यानी कि क्वेसरकोर में सिर्फ प्रोटीन की कमी एंड मेरास्मस में दोनों की कमी हो जाती है, ठीक है। सिम्टम्स, मेजर सिम्टम्स, और इसका सिम्टम्स देख लेते हैं। मेजर सिम्टम ऑफ मेरास्मस आर रिटार्डेड ग्रोथ, मतलब सेम चीज़ें हैं। जब बच्चे को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगी तो ग्रोथ ठीक से होगी नहीं। वेरी थिन स्किन, मतलब उसकी स्किन बहुत पतली होगी, ठीक है। नो सबक्यूटेनियस फैट, उसके स्किन के नीचे कोई फैट नहीं होगा। उस बच्चे को भी एनीमिया होगा। मस्कुलर
डीजेनरेशन होगा, यानी कि मसल्स उसके डिजनरेट होंगे, यानी कि डिग्रेड हो जाएंगे, और उसको काफ़ी वीकनेस होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देख लिया क्वेसर कोर और मेरास्मस। हम एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेसर कोर में प्रोटीन की डिफिशियंसी और मेरास्मस में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की डिफिशियंसी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन एनर्जी भी बोला जा सकता है, यानी प्रोटीन एंड एनर्जी बोथ डिफिशियंसी। ठीक है, अब मैं इसका फिगर आपको दिखा देता हूँ, क्वेसर कोर का बच्चा कैसे दिखता है और मेरास्मस का बच्चा कैसे दिखता है। ठीक है, देखिए गाइस, जो ये फिगर है ये है क्वेसर कोर का। ठीक है, ये क्वेसर कोर है। ठीक है, और ये मेरास्मस का है। इसमें देखिए इसका पेट जो है, ये देखेंगे इसका पेट यहाँ निकला हुआ है। ठीक है, ये, और ये देखिए चकत्ते चकत्ते बॉडी पे बने हुए हैं, ये है क्वेसर कोर। और इसका देखिए इसकी स्किन कितनी पतली हुई, इसका फेस देखेंगे ना, इसके फेस पे बिल्कुल फ़ैट नहीं होता, यहाँ पर बिल्कुल फ़ैट नहीं होता। मतलब लगेगा कि एकदम जैसे कोई बूढ़ा इंसान हो जिसकी उम्र 80 साल हो, वैसे देखेंगे इस इंसान को, वैसे बूढ़े इंसान को देखेंगे, पतला दुबला, उसी तरीके से एकदम दिखता है मेरास्मस का बच्चा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरास्मस की कंडीशन देख ली। ये देखिए इसमें यहाँ पर ओडेमा, ये मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया, इसके पैर में स्वेलिंग हो जाती है, कहीं भी स्किन में, कहीं भी बॉडी में, कहीं भी स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, और जबकि मेरास्मस में ये कंडीशन नहीं देखी जाती है, ये एकदम पतला दुबला रहेगा। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के अनदर बीमारियों के बारे में देखते हैं, जिसमें कि सेकंड नंबर पे आता है इनडाइजेशन। पहले नंबर पे हम लोगों ने देख लिया मेरास्मस, क्वेसर कोर के बारे में देख लिया। ठीक है, अब हम लोग सेकंड टॉपिक पे आते हैं, इनडाइजेशन किसे कहते हैं। इट इज़ अनकम्फर्टेबल सेंसेशन ऑफ बर्निंग और पेन इन अपर पार्ट ऑफ स्टमक, यानी कि इनडाइजेशन में पेट के अपर रीजन में बहुत तेज़ी से बर्निंग सेंसेशन, यानी कि जलन महसूस होती है। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिस्पेप्सिया। ठीक है, यानी कि डिस्कम्फर्ट। ठीक है, अब ये देखते हैं इनडाइजेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब आपको पता कैसे चलेगा आपको इनडाइजेशन की बीमारी लगी है। ठीक है, सबसे पहले इसमें ब्लोटिंग्स होती हैं। ठीक है, बेल्चिंग एंड गैस, मतलब आपकी गैस बनेगी, पेट में मरोड़ें रहेंगी, नोज़िया आएगी, मतलब आपको मचली आएगी, वॉमिटिंग होगी, एसिडिक टेस्ट इन माउथ, यानी कि आपके गले में हमेशा तीखा तीखा, यानी कि एसिडिटी फील होगा, और हमेशा आपको पेट भरा हुआ महसूस लगेगा। ठीक है, मतलब आप ऐसा लगेगा मतलब कुछ खाने का मन नहीं करेगा। एंड ग्रोलिंग स्टमक होगा, बर्निंग इन स्टमक, जैसा कि ऊपर हम लोगों ने देख लिया, बेली पेन, यानी कि पेट में हमेशा दर्द बना रहेगा। ये इसके इंडाइजेशन के सिम्टम्स हैं। ठीक है, अब इसकी कॉज मेनली ये होता किन किन कारणों से, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो कॉज में सबसे पहले देखेंगे अल्सर, मतलब मेन कॉज अगर इंडाइजेशन का देखा जाए अल्सर भी हो सकता है। अल्सर की वजह से जो अभी आपने सिम्टम्स देखे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ओवर ईटिंग, शादी ब्याह फंक्शन में आप कहीं जाते हैं या कहीं आपको फ्री में खाने को मिलता है और आप बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो जिसके वजह से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़, मतलब ये भी अगर गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ है आपको, तब भी आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। स्टमक में इन्फेक्शन होगा तब भी हो सकता है। अल्सर इन स्टमक, यानी कि पेट में जो अल्सर हो जाते हैं उसके वजह से आपको इंडाइजेशन, आपका डाइजेशन ठीक से नहीं होगा। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मतलब एक सिंड्रोम है जो जिसमें आपका बाउल मूवमेंट ठीक से नहीं हो पाता। और सेकंड बीमारी है पैनक्रियाटिस। ठीक है, इसमें पैनक्रियाज ठीक से काम नहीं करता है। अब इसमें एक सेकंड बीमारी के बारे में हम लोग देखेंगे, ये है कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन बेसिकली होता क्या है, इसके सिम्टम्स हम लोग देख लेते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन में मेन सिम्टम ऑफ कॉन्स्टिपेशन आर डिफ़िकल्ट इन पासिंग फ्यूअर स्टूल दैन यूजुअली, मतलब आप वॉशरूम में गए हैं तो आपका जो आप पॉटी करने जाते हैं तो आपका ठीक से पॉटी हो ना, मतलब जितना आपको डेली पेट साफ, जिसको पेट साफ़ कहना कहते हैं, आपका पेट साफ़ ना हो, यानी कि ठीक से आपकी पॉटी हो ना, आप जितना करते हैं यूजुअली उतना ना हो, थोड़ा हो या हो ही ना, आपको खाली पेट में लगे कि हाँ वॉशरूम जाना है बट हो ना, इसका एक मेन ये कारण होता है कॉन्स्टिपेशन। इसका मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन है। अदर सिम्टम्स इंक्लूड स्टमक एक, मतलब पेट में दर्द, स्टमक क्रैम्प, मतलब पेटों में मरोड़ें उठती हैं, नोज़िया, मतलब आपको थोड़ी बहुत उल्टी आती है, और लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख नहीं लगती है।
ठीक है। अब इसका कॉज देख लेते हैं। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन आर लैक ऑफ रूगी यानी कि फाइबर। बेसिकली जब हाँ फाइबर इन डाइट, अगर आपके डाइट में फाइबर नहीं है, मतलब आप ऐसा खाना खाते हैं जिसमें जो फाइबर युक्त नहीं है, जिसमें आप फाइबर खाते ही नहीं हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी एक मेन कारण माना जाता है कॉन्स्टिपेशन का। और हाँ लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कॉन्स्टिपेशन का। मतलब आप खाना खा के सीधे बैठ जाते हैं, बिल्कुल इसीलिए कहा जाता है खाना खा के थोड़ा बहुत आपको टहलना या वॉक करना चाहिए, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी। ठीक है। लेस इनटेक ऑफ वाटर, यानी कि ऐसा इंसान जो कम पानी पीता है उसको भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। सम मेडिसिन लाइक पेन किलर और एंटी डिप्रेसेंट, ऐसी मेडिसिन हैं जिनका जो कोई पेशेंट है वो ले रहा है, चाहे वो पेन किलर हो चाहे वो एंटी डिप्रेसेंट हो, उसको भी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कतें होती हैं। एक्सेसिव इनटेक ऑफ मिल्क, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर आप दूध पी लिए तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। मिल्क प्रोडक्ट, यानी कि चाहे मिल्क पिएँ चाहे मिल्क प्रोडक्ट खाएं तब भी आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। चाहे जंक फूड खाएं, और एजिंग, ठीक है, या तो आपकी एज हो जाए, एंड ओवर यूज़ ऑफ लग्जेटिव्स, मतलब लग्जरी लाइफ लग्जेटिव्स, जो ऐसी चीज़ें जो आपको कोई फ़ायदा नहीं देती फिर भी आपको टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है, ऐसी चीज़ें खाने में भी आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। ठीक है। अब हम लोग इसके कुछ और बीमारियां जो बची हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो है वोमिटिंग। अब वोमिटिंग क्या होता है, अब आपको मैं बता दूं, वोमिटिंग कोई बीमारी नहीं है। ठीक है। वोमिटिंग कोई बीमारी नहीं है, ये एक मेडिकल टर्म है। ठीक है। वोमिटिंग इन मेडिकल टर्म कॉल्ड एमेसिस, यानी कि एमेसिस मतलब बाहर निकालना। ठीक है। वोमिटिंग इज़ फोर्सिबल, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री इम्पटिंग ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ, यानी कि अगर आपको, चाहे वो आपकी इच्छा हो चाहे इच्छा ना हो, दोनों तरीके से वोमिटिंग हो रही है, मतलब आपके पेट में जो खाना पीना खाया है वो बाहर निकल गया, उसी को कहते हैं वोमिटिंग। ठीक है। अब इसका मेन कॉज क्या है, किन कारणों से आपको वोमिटिंग होती है, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला देख लेते हैं, वोमिटिंग इज़ नॉट अ डिजीज़। ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया, वोमिट करना कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है। इट में कॉज बाई कंडीशन ऑफ सच एज मोशन सिकनेस, मतलब ऐसे कुछ लोग होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बस में या कार में कुछ लोग होते हैं, या कहीं ऐसा कुछ मोशंस जो करते हैं, जैसे मान लीजिए आप झूला झूलते हैं, उस पर कई लोगों को उल्टी हो जाती है, ये इसको मोशन सिकनेस कहते हैं। ठीक है। सी सिकनेस यानी कि समुद्र में जहाज़ पे जा रहे हैं, समुद्र देख के ही उनको उल्टी आ जाती है। अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि जब उनकी अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी होती है तब भी उल्टी आती है। इंटेंस पेन, जब कभी देखा होगा आपने किसी लोगों को जब पथरी यानी कि स्टोन की प्रॉब्लम होती है, किडनी स्टोन, उसमें अनबियरेबल पेन होता है, उसमें भी देखिए पेन हो रहा है बट पेन में उल्टी अपने आप आ जाती है। मतलब बेसिकली अनबियरेबल जब पेन होता है, पेन बहुत ज़्यादा पेन होगा तो भी आपको उल्टी आती है, यानी कि वोमिटिंग होती है। इमोशनल स्ट्रेस, बहुत लोग इमोशनली स्ट्रेस हो जाते हैं, उनको भी सच एज फियर अगर उनको रहता है, डर रहता है, तभी उनको उल्टी आ जाती है। अब फूड पॉइजनिंग एक कारण है उल्टी आने का, वोमिट होने का। अदर इन्फेक्शन, ओवर ईटिंग आप कर लेते हैं तब भी आपको वोमिट आता है। इंडाइजेशन ऑफ टॉक्सिन्स और एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें आप निगल लें जिसकी वजह से आपको वोमिटिंग हो। एंड एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अल्कोहल, अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल पीते हैं तब भी आपको वोमिटिंग होती है। ठीक है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बीमारी के बारे में जो आप हर कोई फैमिलियर होगा, जिसे कहते हैं जॉइंडिस। ठीक है। जॉइंडिस इज़ नॉट अ डिजीज़, जॉइंडिस एक बीमारी नहीं है। इट इज़ सिम्टम्स विच इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विथ एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड। बिलिरुबिन और बिल्वर्डिन, जैसा कि आपने थोड़ा बहुत अगर आप जानते हैं, अगर नहीं जानते फिर भी आप जान लीजिए, हमारा जो लीवर है वो एक बाइल पिगमेंट सीक्रेट करता है जिसको कहते हैं बिलिरुबिन और बिल्वर्डिन। जो बिलिरुबिन है ये हमारे ब्लड में उस समय जब आपको जॉइंडिस होती है, यानी कि लीवर इन्फेक्शन होता है, तब आपके लीवर में जो बिलिरुबिन बनता है वो हमारे ब्लड में मिलने लगता है, जिसकी वजह से, और बिलिरुबिन का कलर येलो होता है। ठीक है।
उसकी वजह से हमारे स्किन पे जहाँ जहाँ ब्लड सप्लाई है हमारे बॉडी में, वहाँ सब देखिएगा पूरी स्किन येलो हो जाती है, आँखों के नीचे येलो हो जाता है। अब इसके कॉज क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। देयर आर मेनी फॉर्म ऑफ देयर आर मेनी कॉज ऑफ जॉन्डिस, फॉर एग्जांपल एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, यानी कि इसको हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। आपने हेपेटाइटिस देखा हो, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, कई तरह के हेपेटाइटिस होते हैं। ये क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, यानी कि ऐसा इन्फ्लेमेशन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है, इसको हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस आप जानते होंगे, हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाई वायरस, ठीक है। सब कुछ प्रोटोजोन बीमारी भी होती हैं जिसमें लीवर इन्फेक्शन हो जाता है। ड्रग इंड्यूस कुछ ऐसे दवाएं होती हैं जिसको आप रेगुलरली लेने पे आपको लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट, यानी कि बाइल डक्ट में प्रॉब्लम हो जाने की वजह से होता है, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी बोलते हैं। इंक्रीज रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, अगर आरबीसी का टूटने की वो ज़्यादा हो जाए, रेट ज़्यादा हो जाएगा तो भी आपको जॉन्डिस हो जाती है। यानी कि आरबीसी 120 दिन में डाई होता है तो वो जल्दी ही डाई होने लगे तो उसको उसमें भी, इस कंडीशन में भी जॉन्डिस हो जाती है, जिसको हीमोलिटिक जॉन्डिस भी कहते हैं। इसका सिम्टम क्या होता है, कॉमन सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस आर येलोइंग ऑफ स्किन, यानी कि स्किन पीली पड़ जाती है। कॉर्निया ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ बिलिरुबिन, यानी कि जैसे कि मैंने बताया आंखों के नीचे पीला पीला हो जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर जब आपको देखता है, हाथ मतलब आपको डॉक्टर दूर से ही देख के आपको जान जाता है आपको जॉन्डिस है। इसमें फैटिक, आपको थकावट बहुत आती है, एबनॉर्मल पेन होता है, वेट लॉस होता है, क्योंकि आपको लीवर इन्फेक्शन है तो आपका ठीक से प्रॉपर्ली डाइजेशन प्रॉपर होगा नहीं, तो आपका ये श्योर है कि आपको वेट लॉस होना है, क्योंकि आपको हर पोषण नहीं मिल पा रहा है। वोमिटिंग होती है, उल्टी आती है, फीवर भी रहता है, पेल स्टूल होता है, मतलब हल्का पीला होता है। जैसे जनरली स्टूल ज़्यादा गाढ़ा पीला होता है, मगर इस समय जब आपकी जॉन्डिस हो जाएगी तो सारा बिलिरुबिन इसमें चला जाएगा, जिसकी वजह से आपका स्टूल लाइट येलो होगा, यानी कि पेल येलो, ठीक है। डार्क यूरिन भी आपकी डार्क कलर की होगी। नेक्स्ट डाइजेस्टिव बीमारी के बारे में आते हैं, द डायरिया, ठीक है। डायरिया, डिफिनीशन ऑफ डायरिया इज़ पासिंग लूज और वाटरी स्टूल 3 और मोर टाइम इन अ डे, ठीक है। ऐसा डायरिया में देखा जाता है कि आपका वाटर लॉस, पहली बात इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बता देता हूँ कि डायरिया में बेसिकली आपका जो स्टूल होता है वो बहुत, उसमें वाटर की कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि आपके बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है ड्यूरिंग डायरिया, ठीक है। तो मतलब अगर आपको 2 से 3 से 4 बार अगर आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, यानी कि आप पॉटी करने गए और आपके स्टूल में, यानी कि आपके पॉटी में वाटर कंटेंट, यानी कि आपका स्टूल बहुत पतला हो रहा है, तो इसको डायरिया, ये डायरिया का एक सिम्टम है, ठीक है। डायरिया ऑकर व्हेन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इज़ अनेबल टू एब्जॉर्ब फ्लूइड। बेसिकली डायरिया तब होता है जब इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इंटेस्टाइन में हमारे म्यूकोसल लेयर होता है, जब वो अब फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने से नहीं कर पाता है, तो इसमें क्या होता है, ये डायरिया का कंडीशन आता है। और ये जब आप एक्सक्रीट करते हैं तो आपको म्यूकस, यानी कि चिपचिपा पॉटी होता है, ठीक है, चिपचिपा स्टूल निकलता है। तो इसके कॉज देख लेते हैं। इसका कॉज है, मेन कॉज है सबसे पहला, डायरिया में कॉज बाय वायरस, यानी कि कुछ डायरिया ऐसे होते हैं जो वायरस से होते हैं, सच एज नोरो वायरस, ठीक है, और रोटा वायरस। कुछ बैक्टीरिया हैं जो आपको डायरिया कॉज करते हैं, जो कि सच एज कम्फाइलोबैक्टर एंड एस्केरिशिया कोलाई, ठीक है। अब एस्केरिशिया कोलाई गंदे वाटर, यानी कि जब आप कभी भी डायरिया के शिकार तब होते हैं जब आप कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि ऐसे पानी पीते हैं जिसमें एस्केरिशिया कोलाई या बैक्टीरिया हो, चाहे नोरो वायरस हो या रोटा वायरस हो, ये सब चीज़ें जब इसमें पाई जाती हैं, जिससे मतलब साफ़ सुथरा खाना और साफ़ सुथरा पानी अगर नहीं पियेंगे तो आपको डायरिया की शिकायत होती है। यानी कि रोड पे जो ठेले लगाए रहते हैं या उस पर जो आप खाते हैं, तो उसकी वजह से देखते होंगे सबसे ज़्यादा डायरिया की शिकायत होती है, ठीक है। पैरासाइट, कुछ पैरासाइट के थ्रू भी होता है डायरिया, जैसे जियार्डिया और एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, प्रोटोजोन बीमारी है जिसकी वजह से एमीबियासिस होता है, ठीक है। और कुछ लोगों को डायरिया एंजाइटी की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट हुई तभी उनको, मतलब अपने आप घबराहट की वजह से उनके लूज मोशन होने लगते हैं। कुछ लोगों के फूड एलर्जी से भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लैक्टोज इंटॉलरेंस और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स इन एडिशन टू
फ्रीक्वेंट वाटरी बाउल मूवमेंट, यानी कि ऐसा जब आपकी फ्रीक्वेंटली बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़े और वाटरी बाउल मूवमेंट हो, मतलब आपके पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज़ जो होती है वैसे होने लगे। स्टूल में आल्सो कंटेन म्यूकस, पस, ब्लड, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट। ये बेसिकली जब आपको ऐसी चीज़ें आपके स्टूल में देखी जाती हैं तो ये एक सिम्टम्स होता है डायरिया का, ठीक है। यानी कि आपके स्टूल में म्यूकस, पस या ब्लड, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट देखा जाए तो ये कंडीशन जाता है आपका डायरिया में, ठीक है। डायरिया कैन कॉज डिहाइड्रेशन, मतलब बेसिकली अगर आपका वाटर लॉस आपके वॉशरूम यानी कि स्टूल के साथ हो रहा है तो आपको वाटर की डिफिशिएंसी आपकी बॉडी में तो होगी ही। यानी कि इसीलिए जब आपने देखा होगा किसी को डायरिया होता है तो ORS का घोल या इलेक्ट्रॉल पाउडर आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आप पानी पीते रहिए। द रिजल्ट इन पेनफुल एब्डोमिनल क्रैम्प, यानी कि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उल्टी आती है, फीवर भी होता है, जनरलाइज वीकनेस। बेसिकली ये सब सिम्टम्स अगर आपके होंगे तो भाई वीकनेस तो आनी ही है, ठीक है। सो गाइज़, आप लोगों ने आज बहुत सारी डाइजेस्टिव बीमारियों के बारे में देखा। अगर इन बीमारियों को पढ़ने में आपको कोई भी दिक्कत या समझने में कोई भी दिक्कत या समस्या हुई हो तो आप प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।